नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं? एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे और आज के क्लास को करते हैं स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। एंड कल हम लोगों ने ह्यूमन का रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था और कुछ चीज़ें उसमें समझ भी ली थी। वापस से अपने इस टॉपिक को यहाँ पर शुरू करेंगे कि किस प्रकार से हमारे मानव के प्रजनन तंत्र के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि दिखाई देती हैं। देखो भाई, कल शुरू किया था और हमने कुछ डिफरेंस समझ लिया था सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, कि लैंगिक और अलैंगिक जनन के अंदर क्या क्या अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आवाज़ सभी को साफ आ रही है? ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है? राधे राधे। चलिए, तो कल पढ़ा था कि क्या डिफरेंस होता है, ये सब आप लोगों ने लिख लिया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यानी कि जहाँ पर गैमीट्स नहीं बनते हैं और किसी भी प्रकार से कोई सेक्स ऑर्गन उपस्थित नहीं होता है। इसी प्रकार से हमने पढ़ा कि अगर हम इसके सेकंड भाग की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं और यही हम बात करेंगे कि गैमीट्स की प्रोडक्शन भी होती है। पुरुषों में स्पर्म और महिलाओं में ओवम बनता हुआ नजर आता है। इनके जो प्राइमरी भाग हैं कि ये बनते कहाँ से हैं, इसको हमने समझा था कि मुख्य तौर पे जब हम बात करते हैं मेल्स की, तो मेल्स के अंदर वृषण से यानी कि टेस्टिस से क्या बनते हैं, स्पर्म बन के तैयार होते हैं। और वही किस रास्ते बॉडी के बाहर निकलते हैं, तो वो आपके एपिडाइमिस से होते हुए जाते हैं वास डेफरेंस पे, फिर एजैकुलेटरी डक्ट पे और यूरेथ्रा के रास्ते बाहर बॉडी से एजैकुलेट हो जाते हैं। ठीक है, चलो। इसी प्रकार से अगर महिलाओं में देखेंगे, तो महिलाओं के अंदर पाया जाता है ओवरी। ये जो आप भाग देख रहे हो ओवरी का, इसको कहा जाता है प्राथमिक अंग, जो कि एग को बनाने में मदद करता है कि यहाँ पर बनेगा एक छोटा सा एग सेल। इन्हें नाम देते हैं हम ओवरी, अंडाशय। एक ओवरी यहाँ है, एक ओवरी यहाँ होती है, दो ओवरी होती हैं और दोनों से ही हमारा क्या बन जाता है, एग जो है वो बनता हुआ नजर आता है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है जहाँ से ये गैमीट्स आपके बनते हैं। कि अभी तक तो आपने ये लिख लिया कि मैम गैमीट बनते हैं, लेकिन गैमीट बनते कहाँ से हैं। तो अगला भाग जो हम लिखेंगे यहाँ पर, भैया लिखना शुरू कर देना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। ठीक है, प्राथमिक जो यौन अंग पुरुष में, उसका नाम है वृषण। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, उसे कहते हैं ओवरी। प्राथमिक यौन अंग महिला में पाया जाता है अंडाशय। फाइनली फिर हम देखेंगे कि इसी के द्वारा शुक्राणु बनेगा। शुक्राणु जो कि क्या है, युग्मज है, यानी कि गैमीट है। और ये बनाते हैं ओवम को, यानी कि डिंब को। ये भी आपका क्या है, गैमीट है, युग्मज कहा जाता है। तो ये इनकी प्रोडक्शन यहाँ पर करते हैं और किस भाग से करते हैं वो भाग हमने यहाँ पर लिखा। नोट करिए, ये पहली स्लाइड है आज की, विपिन कुमार पहली स्लाइड है ये। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड है, नोट कर लीजिए। पहली स्लाइड है ये, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, ये फर्स्ट स्लाइड है आपकी।
चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम बात करें इस पूरे प्रक्रिया की, देखो एक एक चीज अगर देखा जाए कि पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ 7 से 8 अलग अलग क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जिनके थ्रू थ्रू ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। अब शुरुआत करेंगे पहले वाले भाग से। शुरुआत करेंगे पहले वाले भाग से। भैया क्लास आपकी अभी स्टार्ट हुई है, कुछ समय हो चुका है, ठीक है। रोज सुबह आपकी 9 बजे से 10 बजे तक क्लास रहती है। कल कुछ ग्लिच था जिस वजह से आपकी क्लास वहीं रुक गई थी। अब बात करते हैं सबसे पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। तो उसमें फर्स्ट स्टेज होता है जिसका नाम है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब गैमीट का बनना। देखो कहीं पर भी अगर ये वर्ड मिल जाता है जेनेसिस, इसका मतलब होता है कुछ नया फॉर्म हो रहा है, और इसे कहते हैं युग्मज, ठीक है। गैमीट यानी कि युग्मज। तो पहला चरण लिखेंगे कि ये युग्मक जनन कहा जाता है वो प्रक्रिया जिसके द्वारा मेल्स और फीमेल्स में क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हुए तैयार होते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज है जिसको हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी लिखा था कि द प्रोसेस बाय विच द गैमीट्स, या फिर जिन्हें हम जर्म सेल्स कहते हैं, ये बनते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव में युग्मक या जनन कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। मेल्स में क्या बनते हैं, स्पर्म, और फीमेल्स में बनते हैं ओवम। कहीं इसकी जगह अगर आपको मिल जाता है एग सेल, तो भैया ये भी क्या है, सही है। ओवम लिखे, एग सेल लिखे, अंडा कोशिका लिखे या डिम्ब लिखे, बात सही है। तो पहला स्टेज लिखेंगे यहाँ पर जिसको कहा जाता है, ठीक है। कल क्लास हुई थी, 15-20 मिनट की क्लास हुई थी, उसके बाद कुछ ग्लिच था जो क्लास बीच में रुक गई थी, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास यूट्यूब पर आप लोग की डेली 11 बजे सुबह होती है, उसे आप कर सकते हो। हाँ हाँ नीतीश कुमार, कल भी बताया था भाई, हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे, पहला स्टेज है गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। अबीर सरकार, फर्स्ट स्टेज गैमीट्स का बनना, गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। वैभव ठीक है, वैसे देखो लगभग आपकी प्लेलिस्ट जो है वो ठीक हो चुकी है और इस पे काम कर लेंगे। निहारिका, ओवरी के अंदर सिस्ट कैसे बनता है? बेटा गांठें बन जाती हैं, बात करेंगे उनके बारे में भी। डिसऑर्डर्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। ओवरी में छोटी छोटी सी गांठें बन जाती हैं, उन्हीं को सिस्ट कहा जाता है। तो चलिए पहला स्टेज हमने देखा गैमीटोजेनेसिस का। जब ये गैमीट्स बन जाएंगे इसके बाद इनका होता है इंसेमिनेशन यानी कि ट्रांसफर, कि जो भी मेल गैमीट बना है उस सीमेन का ट्रांसफर इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ अ फीमेल, यानी कि वो जो सीमेन यानी कि वो जो स्पर्म बने हुए हैं उनका ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, मादा जनन अंग के अंदर। तो अगला चरण कहलाता है इंसेमिनेशन, यानी कि एक महिला के प्रजनन पथ में वीर्य का स्थानांतरण जब होता है, इसको हम नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर कहते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे, नोट करो फटाफट से एक बार। अगला कहा जाएगा इंसेमिनेशन। चलो मैम, आप बारिश में कहाँ जा रहे थे? बेटा बारिश में मैं जा रही थी ऑफलाइन क्लास के लिए, ठीक है। जो आपकी ऑफलाइन क्लास होती है मुखर्जी नगर में, रैंकर्स गुरुकुल की, वहां पर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज लिखा सबने, पहला गैमीट्स बने, दूसरा इंसेमिनेशन हुआ। अब जब सीमेन अंदर बॉडी में जा चुका है तब आपको फर्टिलाइजेशन की क्रिया देखने को मिलेगी, यानी कि वो स्पर्म और ओवम क्या हो जाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं आपका फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो अगला चरण जो बनता है उसको कहा जाता है निषेचन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, नर और मादा युग्मक का जो फ्यूजन हमें दिखाई देता है, और इसमें एक स्पर्म जाकर के ओवम को फ्यूज कर देता है और बनाता है जाइगोट। तो ये नोट करेंगे, शुक्राणु ने किसे फ्यूज कर दिया, डिम्ब को, और क्या बना दिया, एक यहाँ पर जो जाइगोट बनता है। अब देखो याद ये रखना कि ये जाइगोट बनेगा प्लॉइडी में 2n,
जाइगोट तो बनता है, लेकिन प्लॉइडी इसकी कैसे होती है, 2n होती है, मतलब इसका न्यूक्लियस डबल हो जाता है। यहाँ न्यूक्लियस एक होगा अकेला, यहाँ पर भी न्यूक्लियस एक होगा अकेला, और यहाँ पर ये क्या बन जाते हैं, डबल बन जाते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। इसी क्रिया को नाम देते हैं निषेचन की क्रिया। ठीक है, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। नोट करो फटाफट से। अनिमेश यही बताया, कुछ ग्लिच आ गया था जिससे क्लास आपकी अचानक से बंद हो गई थी। कल की रिकॉर्डिंग और क्लासेस अपलोड नहीं है, तो रिप्रोडक्शन में वो ही अपलोड करा दीजिएगा। ठीक है भाई, कल की रिकॉर्डिंग अपलोड करा देंगे। हालांकि कल वाली रिकॉर्डिंग में जो भी पार्ट था वो मैंने आज आपको दोबारा से यहाँ करा दिया है, तो उस पार्ट को यहीं से आप लोग क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। कल वाली रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसकी पीडीएफ भी मैं आपको आज वाली क्लास के साथ ही दे दूंगी, क्योंकि कल ज़्यादा लंबी क्लास आपकी हुई नहीं थी। यही जाइगोट आगे जाकर के एक भ्रूण बन जाता है, यानी कि एक पूरा एम्ब्रियो बनता है, और यही एक बच्चे के विकास को आगे पूरे तरीके से कराता है। तो जाइगोट क्या होता है, जो ये बात पूछ रहे हैं कि भैया इन दोनों के फ्यूजन से ही ये जो पूरा एक बच्चा है वो बन करके तैयार होता है। उस बच्चे को बनाने के लिए जो 9 महीने का समय लगता है, उसमें आपको ये पूरा का पूरा जाइगोट की ग्रोथ देखने को मिल जाती है। अब होता क्या है कि मैम जाइगोट तो बन गया, ये जाइगोट जाकर के गर्भाशय में एक दीवार पे जाकर के फिक्स हो जाता है। अब एक छोटी सी कहानी यहाँ पर समझना, कि अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि भैया ये जो मोटाइल सेल होते हैं, यानी कि स्पर्म और ओवम में से कौन है जो मूव कर रहा होगा, जो गतिशील होगा, तो आप बताएंगे कि भैया स्पर्म जितने भी होते हैं, ठीक है, स्पर्म जितने भी होते हैं ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी कि ये गतिशील होते हैं। लेकिन ओवम अपनी जगह पर क्या रहता है, फिक्स रहता है, मतलब उसमें इतनी खास मूवमेंट दिखाई नहीं देती है। चलो इधर ध्यान दो। तो यहाँ पर जो ओवम बनेगा वो ओवम जाएगा इस रास्ते तक, यहाँ इस फेलोपियन ट्यूब तक। ये वाला जो भाग आप देख रहे हो, इस भाग को कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, यानी कि डिंब वाहिनी। ये इस डिंब को, ये जो ओवम बना है, इसको लेकर के जाने में मदद करेगी। ये इसको लेकर के गई, यहाँ कहीं स्पर्म ने आकर के क्या कर दिया, इसको फ्यूज कर दिया। अब जब स्पर्म ने इसको फ्यूज कर दिया, तब ये क्या बना लेगी, यहीं पर आपका एक जाइगोट बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन ये जाइगोट जाएगा और इस पूरे गर्भाशय की अंदर वाली लेयर में जाकर के फिक्स हो जाएगा। तभी हम कहते हैं कि पूरे गर्भाशय के अंदर एक 9 महीने के दौरान बच्चे का निर्माण, बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो इसी को नाम दिया जाएगा कि जाइगोट जाएगा। और कहाँ पर, आपके यूट्रस के अंदर 3 लेयर पाई जाती हैं। एक अंदर वाली लेयर है, फिर एक आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये बाहर वाली लेयर दिखाई देती है, और एक इसमें बीच की लेयर दिखाई देती है। तो गर्भाशय की 3 लेयर में से जो हमारी बीच वाली झिल्ली होती है, उसमें जाकर के जाइगोट फिक्स हो जाता है। भाई सिंपल सी कहानी समझो कि यहाँ पे कहीं क्या हो गया था, इसका निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद अब ये आएगा और यहाँ पर आकर के फिक्स हो जाएगा, एक दीवार में जाके धस जाएगा, अपना सारा मटेरियल उसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो उस पार्ट को हम नाम जो देते हैं वो कहते हैं इम्प्लांटेशन, यानी कि ये आकर के क्या हो गया, यहाँ पर फिक्स हो गया है। मेरी बात सबको क्लियर हो रही है? तो भैया इस प्रक्रिया को हम यहाँ इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इस यूट्रस में 3 लेयर होती है। सबसे अंदर वाली कही जाएगी एंडोमीट्रियम, बीच वाली मायोमीट्रियम, और बाहर वाली पेरीमीट्रियम। आप चाहो तो इसको यहाँ पर अलग से बना सकते हो और लिख लेना, यूट्रस हैज 3 वॉल लेयर। ठीक है, गर्भाशय की, निषेचन के बाद अगला स्टेज में लिख लेना, गर्भाशय की 3 झिल्ली उपस्थित है, जिसमें पहली झिल्ली होती है बाहरी, यानी कि आउटर, उसको नाम देते हैं पेरीमीट्रियम। दूसरी होती है मध्य वाली, यानी कि मिडिल, इसे नाम देते हैं मायोमीट्रियम। और तीसरी कहलाती है इनर, जो भीतरी झिल्ली होती है, एंडोमीट्रियम। तो ये 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें से कि
ये वाला जो भाग होगा, मध्य वाला, मिडिल वाला, इसी में जाकर के यूट्रस में इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए एक बार। नहीं नहीं बेटा, कहीं पर भी जाकर के इम्प्लांट नहीं होता। अगर बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ बीच की एक लेयर पे जाकर के धस जाता है। मैंने कहा ना, बाहर और अंदर 3 लेयर्स हैं, तो अंदर वाली लेयर में नहीं धसेगा, बाहर वाली में नहीं, ये यूट्रस आएगा और अंदर वाली मतलब जो मध्य वाली लेयर है उसमें जाकर के फिक्स हो जाता है। एक तरफ लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। ठीक है, चलो इसको लिख लो, फिर इम्प्लांटेशन बताते हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए पहले। साउंड ठीक आ रहा है सभी को? तो लिखेंगे, इसको कहते हैं 3 वॉल लेयर्स। क्लियर? इसके बाद आता है इम्प्लांटेशन की द अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट का नाम भी दे देते हैं, टू द वॉल ऑफ यूट्रस एट द स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था की शुरुआत में निषेचित अंडे या ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाना, ये कहलाता है इम्प्लांटेशन। एक एक करके चरण होते हैं। पहला गैमीट्स बनते हैं, फिर गैमीट ट्रांसफर होते हैं इंसेमिनेशन में, फिर उनका निषेचन होता है फर्टिलाइजेशन में, फिर जाकर के वो धस जाते हैं, इम्प्लांट हो जाते हैं, एक जगह पर फिक्स हो जाते हैं। इसके बाद चलता है प्रेगनेंसी पीरियड यानी कि गर्भकाल। समझ पा रहे हो कि नहीं? पूरे 9 महीने जो बच्चे का भ्रूण का विकास होता है उसको हम कहते हैं गेस्टेशन या प्रेगनेंसी पीरियड। तो ये आपका 4th स्टेज यहाँ पर हो जाएगा, जिसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है। चलिए, फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में ही होता है, यही तो देखा हमने। ये देखो, ये जो फर्टिलाइजेशन वाला भाग है, ये आपको कहाँ दिखाई देता है? इस हिस्से में कहीं, यहाँ कहीं। ये ओवम यहाँ से बनकर जाएगा और जो स्पर्म है वो यहाँ तक आएगा। इस हिस्से में निषेचन होता हुआ, इस फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होता हुआ दिखाई देता है। 3 ही मुख्य भाग होते हैं, ये ओवरी का, ये फेलोपियन ट्यूब का, और ये वाला भाग जो होता है वो गर्भाशय का, यूट्रस का देखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो आगे की फर्दर चीज़ें हैं वो कैसे कैसे यहाँ पर बनती हैं। देखो भैया, मैंने कहा कि अंदर की इस झिल्ली में आकर के जो जाइगोट बना था, इसने अपना सारा मटेरियल इसके अंदर दे दिया। कौन सी लेयर में दिया? मायोमीट्रियम में दिया, मतलब जो मध्य वाली लेयर यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैडम धीरे धीरे करके ओवम यहाँ से बन गया, यहाँ पर निषेचन कहीं हो गया, होने के बाद ये अब क्या करेगा? अब इसके अंदर होगी ग्रोथ। समझना मेरी बात को, अब इसके अंदर होगी ग्रोथ। कितने और किस प्रकार से ग्रोथ होती है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं गेस्टेशन या गर्भकाल। नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड जिसे हम कहते हैं, हफ्तों में बात करें 40 हफ्ते होंगे, महीनों में बात करें 9 महीने होंगे, और अगर दिन में बात करते हो तो 280 दिन देखे जाते हैं। ये मानव का गर्भकाल है। किसका? ह्यूमन का प्रेगनेंसी पीरियड कहा जाता है। तो इसी को हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। लेकिन अगर बात करी जाए कि इसमें विकास होता कैसा है, तो देखो जरा यहाँ समझना पहले बात को। आपसे कह रहा है, सबसे पहले एक छोटा सा सेल है,
एक स्पर्म है, एक ओवम है, फ्यूज करे जाइगोट बनाया, ये है वो फर्टिलाइज्ड एग जिसको मैंने कहा था जाइगोट। भाई इधर ध्यान दे लेना सब, इसको मैंने कहा है जाइगोट, ठीक है। जैसे ये जाइगोट बना प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपकी जो गेस्टेशन पीरियड है वो शुरू हो जाता है। अब इस जाइगोट में धीरे धीरे करके दिन पे दिन विकास होना शुरू होगा। कैसे होगा मैडम? ये कहानी जो मैं यहाँ से यहाँ तक बताऊंगी ये पूरे 1 महीने की कहानी है। यानी कि आपके जो बच्चे का विकास हो रहा होता है उसमें स्टार्टिंग का पहला महीना उसमें क्या चीज़ें चेंज होती हैं। पहले महीने में ये देख रहे हो एक इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस टूटा और कितनों में बदल गया? 2 में। ये टूटा और कितनों में बदल गया? 4 में। मतलब 1 से 2 सेल बने, 2 से 4 सेल बने, 4 से ये बन गए 8, 8 से बनेंगे 16, 16 से बनते हैं 32, और यही 32 वाला जो सेल दिख रहा है इसको मैंने नाम दिया है ब्लास्टोसिस्ट, 16 वाले को नाम दिया मोर्यूला। सुन रहे हो बात को कि नहीं? 32 सेल वाली जो स्टेज थी इसको मैंने कहा ब्लास्टोसिस्ट, और यही ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाती है ना, इसके बाद इधर देखो ये एग है, 2 4 8 16, 16 तक बन गए, ये बना 32 वाला सेल। अब जब ये 32 सेल के बाद हमें दिखेगा ना 1 महीने के बाद, तो कुछ ऐसा फीटस दिखाई देता है, इसको हम नाम देते हैं यहाँ पर 1 महीने का बच्चा। वो बच्चा कितना हुआ है? 1 महीने का यहाँ पर हो चुका है। तो उस 1 महीने में ये सारे सेल्स के अंदर स्टेजेस जो हैं वो दिखाई दे रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे करके अभी इसके पूरे हाथ पांव नहीं बने हैं, सिर्फ इसके दिल की धड़कन धड़कनी जो है वो शुरू हो गई है। फिर यहाँ से 4 हफ्ते के बाद ये 10 हफ्ते का है, ये 16 हफ्ते का है, और फिर ये फाइनली जो डिलीवरी के लिए बच्चा तैयार है आपके कंप्लीट डेवलपमेंट के साथ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से पूरा बच्चे का विकास जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, कितने कितने दिन में स्टेज बदलता है तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, बस इतना समझ लो कि 1 महीने में इतना डेवलपमेंट होता है। ब्लास्टोसिस्ट तक की स्टेजेस जो है वो बन जाती हैं, वरना इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, हमें पूरी एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ बेसिक कहानी पढ़नी है जो हमारे पेपर के लिए आसान बना दे चीज़ों को। ठीक है, चलो तो इसको कहते हैं यहाँ पर। अब एक चीज और, इसके बाद जब फाइनल बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है तब ये जो नली आप देख रहे हो इसे कहते हैं गर्भनाल या अम्बिलिकल कॉर्ड। यही अम्बिलिकल कॉर्ड माता को बच्चे से जोड़ करके रखती है कि माँ और बच्चे के बीच में पोषण कैसे पहुंचेगा, या ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी, या जो उसके बॉडी में वेस्ट बन रहा होगा बच्चे की वो कैसे बाहर जाएगा, तो वो इसी नाल के द्वारा, इसी गर्भनाल के द्वारा जाता है। इसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। और ये आप एक लेयर देख रहे हो, इस लेयर को नाम देते हैं प्लेसेंटा की लेयर। ये प्लेसेंटा की लेयर ही है जो सारा पोषण प्रदान करने में मदद करती है। तो प्लेसेंटा के द्वारा पोषण जाता है और गर्भनाल उसको लेकर के जाती है, ये वो नलिका है जो उसको कैरी करती है। क्या ये बात सभी को क्लियर हो रही है? ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पूर्ण गेस्टेशन। पूरी तरह से ये आप देख सकते हो, ये हमारा दिख रहा है 32 सेल का, ये 32 सेल वाली स्टेज है। और इसके बाद जब ये एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, जब हम इसको कहते हैं भ्रूण अवस्था, तो ये भ्रूण अवस्था दिखाई दे रही है जिस दौरान आप ये कह सकते हैं कि मैडम बच्चे का कम से कम 3 से लेके 8 हफ्ते तक, 3 से लेके 8 हफ्ते तक यही कहानी जो है इसके बॉडी में चल रही होती है। इसका फोर ब्रेन बन गया, मिड ब्रेन बन गया, हाइंड ब्रेन बन गया, हाथ पांव पूरे नहीं बने हैं। फिर 8 हफ्ते के बाद ये पूरी तरह मैच्योर होना शुरू हो जाता है। अब देखो इसकी ये स्पाइनल कॉर्ड भी आ गई, तो फिर हम इसको नाम दे देते हैं फीटस का। यहाँ जाइगोट था, यहाँ पर तीसरे हफ्ते से शुरुआत करेंगे तो भ्रूण कहेंगे, और फिर आपके 9 हफ्ते से फीटस का नाम इसको देना हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बात क्लियर हो रही है कि नहीं? तो इसी को कहते हैं पूर्ण गेस्टेशन डेवलपमेंट, यानी कि प्रेगनेंसी में कुछ इस प्रकार से एक बच्चा बन करके तैयार होता है इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान। तो हमने जो आखिरी स्टेज लिखा है उसको हमने लिखा गेस्टेशन पीरियड, यानी कि आपका गर्भकाल। देख सकते हो 1 महीने का बच्चा कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये जो बाहर की तरफ एक लेयर दिख रही है ना, ये गर्भाशय की ही लेयर है। ठीक है, गर्भाशय की यानी कि यूट्रस की ही लेयर है जो आपको नजर आ रही है, जिसके अंदर ये बच्चा पूरी पूरी तरह से धीरे धीरे करके विकास होता रहेगा। पूरा कंप्लीट यूट्रस में ही ये यहाँ पर रहता है। ठीक है, ये देख सकते हो, ये सब 1 महीने का बच्चा है। हाँ भाई, समझ आ रही है चीजें कि नहीं? जल्दी से बताओ, क्लियर हो रहा है? रूना कुमारी, नीतीश कुमार, आदित्य, ठीक है। तो इसे कहते हैं 1 मंथ का जो सिंपल जाइगोट हमें डेवलप होता हुआ दिख रहा है। अब जो आखिरी स्टेज आता है, आखिरी भी नहीं है, सेकंड लास्ट है, कि बच्चे का 9 महीने में पूरा विकास हो गया, अब डिलीवरी का टाइम है। तो डिलीवरी यानी कि प्रसव, पार्चुरेशन का नाम देते हैं, बच्चे को जन्म देने की क्रिया ये कही जाएगी। तो अगला चरण जो आप लिखेंगे,
छिपकली की तरह दिख रहा है इन्हें, बताओ। चलो, अगला चरण जो आप लिखेंगे वो होता है डिलीवरी पीरियड, यानी कि प्रसव की जो स्टेज है वो आपको दिखाई देगी। गेस्टेशन जिसने नहीं लिखा है, एक बार गेस्टेशन को लिख लो। एक बार इसकी पीडीएफ मिल जाए तो ये सब गो थ्रू जरूर कर लेना। चलिए, गेस्टेशन लिख सकते हैं, इसे कहते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड। गर्भाशय को क्या कहते हैं? गर्भाशय को यूट्रस कहते हैं। यूट्रस कहा जाता है गर्भाशय को। ठीक है भाई, लिख लिया इसे। चलो, अगला। और पार्चुरेशन के दौरान ही ये आप देख सकते हो, ये गर्भनाल जुड़ी हुई है बच्चे से, और ये प्लेसेंटा की लेयर है। अब जब बच्चा बाहर डिलीवर होता है बॉडी से, तो पहले उसका सर बाहर आता है। कहा जाता है कि पहले उसका सर बाहर जो है वो आता है। ठीक है भाई, तो ये कहलाता है प्रसव। ये आप देख सकते हैं, बच्चे का पहले क्या होता है, सर जो है वो बाहर आता है नॉर्मली, ताकि इजीली बॉडी को हम बाहर एक्सपेल आउट कर सकें। तो ये पूरी पार्चुरेशन की ही क्रिया है, जिसे हम प्रसव का नाम यहाँ पर देते हैं, डिलीवरी का नाम यहाँ पर देते हैं। तो ये सिर्फ हमें यहाँ पर देखना है कि हाँ भैया कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, अपने को याद रखना है कि इस वर्ड का नाम क्या है। वो पूछेगा पार्चुरेशन किसे कहते हैं, तो भूल मत जाना, डिलीवरी तो सबको याद रहता है, लेकिन पार्चुरेशन ही प्रसव की क्रिया कही जाती है। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ स्टेज। और सिक्स्थ के बाद जो सेवन स्टेज आता है उसको कहते हैं लेक्टेशन पीरियड, यानी कि दुग्धपान वाली अवस्था। जब प्लेसेंटा जो है, मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाता है ना, उस समय कभी कभी ये भी केस होता है प्लेसेंटा पूरी बाहर निकल आती है। प्लेसेंटा की झिल्ली है, ठीक है, ये है प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा है और इसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो होता क्या है कि इसको ना बच्चे के साथ डायरेक्टली डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, कि जब बच्चे की डिलीवरी हो तो तुरंत से इसको लेकर के हटा दिया जाए। कम से कम 2 से 3 मिनट रखा जाता है, ताकि वो माँ और बच्चे के बीच में जो ब्लड का कनेक्शन बना हुआ था, यानी कि जो ब्लड ट्रांसफर हो रहा था, वो बना रहे। ब्लड की सप्लाई एकदम से रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए ये देख रहे हो गर्भनाल, और ये पूरी की पूरी प्लेसेंटा है जो बच्चे के साथ बॉडी से बाहर निकल कर आ चुकी है। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर हमारी दो चीजें मदद कर रही हैं, इनको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। सबसे पहला है प्लेसेंटा, इसको नोट करेंगे। इट इज द लेयर दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, ब्रैकेट में लिखता ऑक्सीजन, ब्लड, CO2 टू द fetus। यह बच्चे को ऑक्सीजन, भोजन, रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने में मदद करती है। और अगला भाग लिखेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड का, जिसे कहते हैं गर्भनाल। इट कनेक्ट मदर प्लेसेंटा टू फीटस। यह है माता। अब माता का कौन सा भाग हो रहा है? प्लेसेंटा वाला भाग है, तो इसको ये कनेक्ट करती है बच्चे से, जोड़कर रखती है। नोट करो भाई फटाफट से। मैम वीडियो पॉज हो रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो, अभी वीडियो पॉज नहीं है, सब कुछ आपका ठीक है।
बहुत बच्चे 7 महीने में ही जन्म ले लेते हैं, ऐसा क्यों और क्या इनमें कोई समस्या होती है? देखो होती है, क्योंकि कंप्लीट डेवलपमेंट जो होता है ना वो धीरे धीरे करके आपका जो है देखा जाता है कि पूरा विकास होता है 9 महीने के अंदर। अगर उससे कम में हो रहा है तो भी दिक्कत है, कुछ भाग नहीं बनेगा या बच्चे के अंदर पूरी तरह से मानसिक विकास नहीं होगा। और अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो भी दिक्कत है कि उसके अंदर डेवलपमेंट हो चुका है, उसके बाद बच्चा वहाँ पर रह रहा है तो उसके अंदर भी मेंटली डिसऑर्डर्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जो हम लेके चलते हैं कि भैया 40 हफ्ते होने चाहिए, 9 महीने होने चाहिए, 9 महीने 1 हफ्ता हो गया कोई दिक्कत नहीं है, 7 महीने पे डिलीवरी हो गई, 8 महीने पे हो गई, तो बच्चे का मानसिक विकास पूरा नहीं हो पाता है। तो इसलिए वो बच्चा जो है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा कम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो लिखो एक बार फटाफट से इसको। एनिमेश एक्सक्रीशन भी यहीं से होता है, यानी कि यही प्लेसेंटा की झिल्ली होती है। तो देखो एक्सक्रीशन तो क्या ही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकालेगा या कोई भी इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने के लिए यही प्लेसेंटा की झिल्ली जो है वो पोषण पहुंचाएगी, और गर्भनाल के रास्ते जो भी आपका वेस्ट होगा वो भी बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट सिर्फ आपके 32 सेल वाली स्टेज को कहा था। ये नाम हम कब देंगे ये भी मैंने आपको बताया कि जब जब वो बच्चा 9 महीने 9 हफ्ते के ऊपर का होगा। देखो 9 हफ्ते के बाद जन्म तक जब ये बच्चा पूर्ण विकास कर रहा होगा तब फीटस कहूंगी। 3 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक मैं इसे भ्रूण कहती हूँ, एम्ब्रियो कहती हूँ, और उससे पहले ये आपका ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज तक आया था, तब हमने इसको ब्लास्टोसिस्ट का नाम यहाँ पर दिया था। तो सबका अलग अलग जो नाम है वो हमारा बन जाता है। मेनली फीटस नाम हम इसीलिए देते हैं क्योंकि ये पूरी डेवलपमेंट में दिखाई देता है। अब ये वाला भाग सभी ने लिख लिया अम्बिलिकल कॉर्ड तक। तो अगला जो चरण आता है उसको कहते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन में यानी कि जब हम बात करते हैं माता बच्चे को जो मिल्क फीडिंग है वो करवाती है, उस प्रोसेस को लैक्टेशन या दुग्धपान की क्रिया कहा जाता है। यहाँ पर दो मुख्य हार्मोन काम करते हैं, एक होता है आपका ऑक्सीटोसिन और दूसरा कहलाता है प्रोलैक्टिन। याद करो, पिट्यूटरी ग्रंथि में आगे एंटीरियर वाले भाग में अग्र पीयूष ग्रंथि से बताया था प्रोलैक्टिन बनता है और पश्च पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन बनता है। तो ये वो प्रोसेस है, ये मानव स्तनपान मानव दूध बनाने की क्रिया कही जाती है। और मस्तिष्क के आधार पे जो पीयूष ग्रंथि है आपकी, इससे दूध उत्पादन के लिए प्रोलैक्टिन और दूध के इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन, ये यहाँ पर जिम्मेदार हार्मोन बनते हैं। तो ये दो हार्मोन्स भी आपसे क्या करता है, पूछ लिया जाता है। न्यूबॉर्न बेबी को टाइफाइड नहीं होता, ज़्यादातर निमोनिया देखा जाता है। टाइफाइड तो दूषित खाने और पानी की वजह से होता है। अगर उस समय पर बच्चे के अंदर वो बैक्टीरिया चले जाएंगे तो टाइफाइड होगा ही होगा, लेकिन निमोनिया की समस्या बच्चों को ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है रोशन, चलिए नोट करिए। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, कुछ भी अगर रह जाता है तो पीडीएफ से ज़रूर से नोट कर लेना। लिख लिया भाई सबने? तो ये आपका आखिरी स्टेज है लैक्टेशन। तो देखो भाई, स्टार्टिंग करी गैमीटोजेनेसिस से, गैमीट्स बने, दूसरे में इंसेमिनेशन उनका ट्रांसफर हुआ, तीसरा स्टेज हमने देखा इनका निषेचन हुआ, निषेचन के बाद इम्प्लांट हो गए, यूट्रस की एक वॉल में आके धस गए, इम्प्लांटेशन के बाद पूरा 9 महीने का गर्भकाल चला, प्रेगनेंसी पीरियड, फिर प्रसव की यानी कि पार्चुरेशन की पार्ट आता है जिसे डिलीवरी कहते हैं, और डिलीवरी के बाद लैक्टेशन। तो ये 6 से 7 पॉइंट है जिसके अंदर पूरा रिप्रोडक्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, या मैं कहूँ कंप्लीट प्रेगनेंसी जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देती है। क्लियर है? चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो बस कुछ इसी प्रकार से हमारा ये चैप्टर है जो कि आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके साथ कुछ हॉर्मोन्स और हमारे यहाँ पर काम करते हैं, यानी कि अगर बात करी जाए तो देखिए किसी भी बच्चे के जन्म के दौरान
कुछ मुख्य हार्मोन होते हैं। मुख्य हार्मोन कौन कौन से होते हैं मैम? पहला आता है उसके अंदर HCG। इसकी सिर्फ फुल फॉर्म याद रखना, अगर गलती से पूछ लिया जाए तो इसे कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडोट्रोपिन। ठीक है। HPL की होती है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। फिर आता है एस्ट्रोजन, और आता है प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा एक हार्मोन आएगा जिसका नाम है रिलैक्सिन। तो ये कुछ 4 से 5 हार्मोन है जो कि मदद कर रहे होंगे इस पूरी प्रक्रिया के अंदर, जिसको नाम दिया जाता है चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म में। HCG HPL की सिर्फ फुल फॉर्म याद रखना। ये डेवलपमेंट में, बच्चे के विकास में मदद करेगा। ये भी आपका डिलीवरी के समय पर मदद करता हुआ दिखाई देता है, बट पूछा नहीं जाता। पूछा ज़्यादातर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन या आपका ये रिलैक्सिन का नाम जो है वो पूछ लिया जाता है कि रिलैक्सिन हार्मोन कब बनेगा, तो आप बताओगे कि हाँ भैया ये प्रोडक्शन के टाइम पर बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, कहानी क्लियर हो रही है सबको? तो याद रखेंगे ये है हमारे चाइल्ड बर्थ के 4 से 5 हार्मोन, नोट करो इसे। कॉम्प्लिकेशंस हमेशा रहती हैं, अभी बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी। चलो, प्रोटोजोआ में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर सेक्सुअल नज़र आता है। ये सब अभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे उन्हें। चले भाई आगे बढ़े। तो ये कहलाते हैं आपके कुछ हॉर्मोन्स। अब देखो कहानी होती है लिंग जांच वाली। कहते हैं कि माता या पिता कौन जिम्मेदार है एक बच्चे के जन्म के लिए। तो यूजुअली हमारी एक तकनीक है एमनियोसेंटेसिस, जिसे हम कहते हैं कि लिंग जांच करने के लिए हम ये तकनीक का इस्तेमाल करते थे, अब तो बैन हो गई है। इसी को कहा जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन, कि भैया बच्चे का लिंग जांच जो है वो यहाँ पर किया जाए। प्रक्रिया का नाम होता है एमनियोसेंटेसिस। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता था? ताकि ये पता लगा ले कि जन्म से पहले कहीं बच्चे के अंदर कोई विकार तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं बन रहा है। इसको चेक करा जाता था। लेकिन लोगों ने क्या करना शुरू करा, लोगों ने जैसे ही ये पता लगा कि लड़की पैदा हो रही है उसको मार दिया। फीमेल फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, और जिस वजह से इस पूरी तकनीक को क्या कर दिया गया, सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया। तो यहाँ पर ये जो पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं एमनियोसेंटेसिस, इसको कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, लिंग जांच के लिए, ये पता लगाने के लिए कि जो बच्चा होने वाला है वो लड़का है या फिर लड़की है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये पूरी तकनीक जो होती है, इसमें ये जो पूरा हम जैसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एक द्रव्य होता है जिसके अंदर ये बच्चा तैर रहा होता है, घूम रहा होता है, उस थोड़ा सा भाग उसका लेते हैं। ऊपर ही अल्ट्रासाउंड की मशीन लगी हुई है, इससे चेक करा जाता है कि बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। और आप जानते ही हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए अगर लड़की होती है तो उसके एक्स एक्स, और लड़का होता है तो एक्स वाई, ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे गुणसूत्र। ये होता है फीमेल के लिए और ये होता है मेल के लिए। अब कौन जिम्मेदार है? तो देखो याद रखना हमेशा कि ये जो एक्स एक्स है या एक्स वाई है, एक्स एक्स मिलते हैं तो लड़की हो गई, फिर एक्स एक्स मिले तो लड़का लड़की हो गई। लेकिन अगर पुरुषों का ये जो वाई क्रोमोसोम है ना, अगर ये निषेचन करता है तब जा करके लड़का पैदा होता है, एक्स वाई। तो हमारे पास 50-50% चांसेस होते हैं। लेकिन जिम्मेदार किसको माना जाता है?
जिम्मेदार पुरुष को माना जाता है, क्योंकि पुरुष का अगर वाई गुणसूत्र जाकर के इसको फ्यूज करेगा तो लड़का होगा, और पुरुष का अगर एक्स क्रोमोसोम जाएगा तो लड़की पैदा होगी, क्योंकि लड़कियों में महिलाओं में तो भैया दोनों ही समान होते हैं। तो इसीलिए फादर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि पिता जो है वो जिम्मेदार है किसके लिए, एक लड़की के जन्म के लिए। मदर को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। फादर का ही एक्स क्रोमोसोम अगर फ्यूज कर रहा है तब जाकर के एक लड़की का जन्म देखने को मिल जाता है, लेकिन पूरी सोसाइटी में महिलाओं को इस चीज़ का जिम्मेदार माना जाता है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। वो सांस कैसे लेता है एमनियोटिक फ्लूइड में, भैया वो सभी सांस जो ले रहा है ना वो गर्भनाल के रास्ते ले रहा होता है, कि वो जो नलिका है वही उसके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर कर रही होती है। ठीक है, वो वैसे लिक्विड होता है लेकिन गर्भनाल के रास्ते उसकी बॉडी में पूरी सप्लाई दिखाई देती है। अखिलेश, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एक आपका हार्मोन है जो बॉडी के अंदर जब प्रेगनेंसी होती है उसी दौरान बनता है। जब प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाता है तो ये बीटा HCG का ही टेस्ट होता है जो बताता है कि प्रेगनेंसी कितने दिन की हो चुकी है और किस हिसाब से इसकी जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। ऑलराइट, तो भैया इसे कहते हैं यहाँ पर XX और XY जो गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब बात अगर कॉम्प्लिकेशन की आए तो देखो, कॉम्प्लिकेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यूजुअली हमारा फर्टिलाइजेशन होता है इस भाग में, यहीं पर हो रहा होता है। अब फर्टिलाइज होने के बाद मैंने तुम्हें क्या बताया कि यूट्रस आता है यहाँ, मतलब आपका जो जाइगोट है वो आकर के यहाँ पे कहीं इम्प्लांट हो जाता है। मान लो वो ना आए मैडम, यहीं की यहीं विकास करना शुरू कर दे, ये होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये कॉम्प्लिकेशन है जो कि किसी भी जाइगोट के उसी जगह पर ग्रो करने की वजह से देखा जाएगा। कि मतलब प्रेगनेंसी होगी तो कब होगी, जब यूट्रस के अंदर यहाँ इस हिस्से में आकर के जाइगोट इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक बात, अगर यहाँ नहीं हो रहा तो सारे केसेस किसके हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के हैं, कॉम्प्लिकेशंस वाले हैं। मतलब मैडम यहाँ पे देखो कुछ विकास हो रहा है, ये देख सकते हो, आपका जाइगोट यहाँ डेवलप होना शुरू हो जाए, यहाँ होना शुरू हो जाए, स्पर्म यहाँ पर फ्यूज कर दे। ठीक है, कहीं यहाँ पर ही फ्यूजन इसका हो जाए कि स्पर्म जो है वो इस रास्ते से आया, यहीं पे फ्यूज कर दिया और उसके बाद ये आगे बढ़ा ही नहीं। तो कहीं पर भी यूट्रस के अलावा अगर आपको निषेचन के बाद जाइगोट का विकास दिख रहा है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है इन सभी केसेस में। आप बोलो कि यहाँ पर बच्चे की डिलीवरी हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी 9 महीने में, कहीं ना कहीं उसका अबॉर्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये केसेस होते हैं आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन का काम जो होता है वो बॉडी में जब यूट्रस से डिलीवरी हो रही होती है उसको रिलैक्स करने का होता है, कि यूट्रस की मांसपेशियों को रिलैक्स कर दे। HPL का काम जो होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये प्लेसेंटा के जो पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है, उसमें देखा जाता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई, कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली कराने में मदद करता है। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें होती है। इसका नाम याद रखना, एक्टोपिक नाम दिया जाता है इसको, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आते हैं। खैर हमसे इतना पूछा नहीं जाता, बट मैं तुम्हें वापस से बोल दूं, जो NCERT में चीजें लिखी हुई हैं मैं तुम्हें वो सारी चीजें कराऊंगी, चाहे वो तुम्हारे आज तक पूछी जाए या ना पूछी जाए। क्योंकि पूछा तो मैम जाता है लेकिन NCERT से कभी भी कुछ नया अगर आ जाए तो फिर हम शक्ल देखते रह जाते हैं। तो इसीलिए हम हर एक उस भाग को करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट देखा जा रहा है। राइट, चलो, तो भाई ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, और इसमें कुछ इसी प्रकार से आप देख सकते हो जो हार्मोन्स हैं वो काम करते हैं। एस्ट्रोजन काम कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन काम कर रहा है, और आपका HCG जिसे हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहते हैं, ये आप देख सकते हैं कि जब भी प्रेगनेंसी 4 हफ्ते से लेकर के मैक्सिमम 20 हफ्ते तक होती है, मतलब इनिशियल फेज में, तो ये HCG का लेवल देख पा रहे हो कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये HCG का लेवल है जो कि आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्राफ एकदम पीक पे जाएगा 6-7वें हफ्ते तक, और फिर जाकर के कम होकर के कांस्टेंट लेवल आ जाता है, क्योंकि ये हार्मोन आपका होता ही किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए होता है। यही अगर मैं एस्ट्रोजन की बात करूं तो एस्ट्रोजन क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है, तो ये स्टार्टिंग में तो इतना नहीं है मैम, इसका ग्राफ स्टार्टिंग में तो बड़ा धीरे धीरे उठ रहा है, लेकिन बाद में जैसे ही अब डिलीवरी होने वाली होती है तब ये वापस से क्या हो जाता है, पीक पे आ जाता है। और इसी प्रकार से प्रोजेस्ट्रॉन है, प्रोजेस्ट्रॉन भी स्टार्टिंग में धीरे धीरे रहेगा और लास्ट में जाकर के ये भी पीक पे आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक, तो ये 3 हार्मोन्स हैं जो कि हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। दिस इज एस्ट्रोजन, ये है प्रोजेस्टेरॉन, और इसे कहते हैं बीटा HCG। ठीक है, 2 या 3 महीने का कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है या कोई डिजीज हो रही है, उस वजह से अबॉर्शन के भी केसेस 2 से 3 महीने में देखने को मिल जाते हैं।
ठीक है भाई। तो कुछ इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर है जिसके अंदर आपकी चीज़ें जो हैं वो बन जाती हैं, और ऐसे ही इसके कुछ सवाल आते हैं। इस पूरे पीडीएफ में ना मैं आपके कुछ क्वेश्चंस अटैच भी करवा दूंगी, पीडीएफ में ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि फर्दर आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। और बाकी सभी प्रैक्टिस शीट्स तुम्हारी कल तक, जितने भी अभी चैप्टर्स हुए हैं, कल आपकी सारी प्रैक्टिस शीट्स जो है वो अपलोड हो जाएंगी, तो एक बार आप उनको गो थ्रू ज़रूर से कर लें। ऑलराइट, चलो तो रिप्रोडक्शन आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। बाकी कहूँगी बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने को उतना इन डेप्थ में नहीं जाना है जो हमारे पेपर के लिए भी ज़रूरी नहीं है। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, और कल कवर करेंगे आपका क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांट एनिमल किंगडम भी हम स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, चलिए टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।